Good morning everyone. Today we are going to discuss your class 11th history chapter 11 Path to Modernization. Path to Modernization. In this chapter we have already discussed about the two countries and their histories. The first country that was China and second country that was Japan. आप that was लिखकर that is भी कर सकते हैं. Okay. In both country have the different demography, but in the different demographies they develop in a different way. I mean to say that Japan and their path of modernization is totally different from their native land China. China से जापान का डेवलपमेंट टोटली क्या था, अलग था. We had studied both political condition and the political condition, as well as we also discussed their economical development. Today we will try to understand the topic the path to modernization. इसमें हम आज पढ़ेंगे टॉपिक टू रोड टू मॉडर्नाइजेशन. टू रोड टू मॉडर्नाइजेशन. ओके. रोड टू मॉडर्नाइजेशन. टू रोड क्या है मॉडर्नाइजेशन की? अब आप अपनी बुक पे आइए. आपके बुक में क्लियर लिखा हुआ है, कहता है द इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फॉर मॉडर्न बिकमिंग लाइक ईच अदर हैव फाउंड देयर ओन path to becoming modern. The stories of Japan and China show how different historical conditions led them on widely divergent path to building independent and modern nation. चाइना और जापान दोनों किस तरह से डेवलप हुए, किस तरीके से इनका डेवलपमेंट हुआ, इन चीजों को एक्सप्लेन करते हुए बताता है. कहता है किस तरीके से डेवलप हुए, किस तरीके से इनका विकास हुआ, कैसे ये एक तरफ न केवल मॉडर्न हुए बल्कि स्वतंत्र भी हुए. न केवल ये मॉडर्न हुए न बल्कि ये स्वतंत्र देश के रूप में भी आपके सामने दिखाई देते हैं. कहता है कि औद्योगिक समाजों ने, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज ने एक दूसरे के जैसे बनने के बजाय आधुनिकता के अपने अलग अलग तरीके का प्रयोग किया. मॉडर्न सोसाइटी में अपने को एक नए तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया. और ये जो तरीका था, ये जो चेंजेस था, ये जो बदलाव था, इन बदलावों में किसी देश को किसी ने डेवलप बनाया तो किसी ने किसी देश को डेवलपिंग मार्ग में आगे बढ़ाया. कहते हैं जापान और चाइना दो ऐसे देश हैं. जापान और चाइना, दे आर टू कंट्रीज, देयर डेवलपमेंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दोनों से अलग है. चीन और जापान का इतिहास यदि हम देखें तो हम दोनों को अलग अलग ऐतिहासिक परिस्थितियों में आजाद और आधुनिक देश बनने की जो पूरी प्रोसेस है उसको समझ सकते हैं. किस तरह से चीन डेवलप हुआ, किस तरह से जापान डेवलप हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम समझ सकते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ एकदम आपका यही एक्सप्लेन करना है. कहता है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फॉर फ्रॉम बिकमिंग लाइक ईच अदर हैव फाउंड देयर ओन path to becoming modern. These histories of Japan and China show how different historical conditions led them on widely divergent path to building independent and modern. दो चीज कह रहा है, दो चीजों को कहता है कि एक तरफ तो इंडिपेंडेंट और साथ ही साथ क्या बनना है, मॉडर्न. दोनों चीजों की बात करता है. एक तरफ न केवल देश स्वतंत्र हुए बल्कि मॉडर्न भी बने. ये अलग बात है, डिफरेंट थिंग कि जापान पहले क्या हुआ,
मॉडर्न बना, दैट इज द जापान। जापान क्या हुआ, पहले मॉडर्न बना, किसकी तुलना में, चाइना की। चाइना की तुलना में जापान पहले मॉडर्न बन रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, दो कंट्री की बात की मैंने, दोनों कंट्री में मैंने कहा कि जापान और चाइना अलग अलग देश हैं, दोनों की स्वतंत्रता और दोनों का विकास, डेवलपमेंट दो अलग अलग तरीकों से हुआ, चीन का अलग और जापान का अलग। आई मीन टू से दैट द बोथ कंट्री चाइना एंड जापान दे वर prosperous country, powerful country, economical power country, but their development is totally different from each other. दोनों एक दूसरे से completely क्या है, अलग है, उनका डेवलपमेंट अलग है। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है आपका, कहता है आगे उसी में ही कि the history of Japan and China show how the different historical condition led them on widely divergent path to building independent and modern nation. Japan was successful in the retaining its independence and using traditional skills and practices in a new ways. However, its elite-driven modernization generated an aggressive nationalism helped to the sustain a respective regime that shifted the dissent and demand for democracy and established a colonial empire that left a legacy or the hatred in the reign of as well as the destroyed the internal development. अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर कहता है एक तरह से जापान में जो नेशनलिज्म आई, जापान का जो विकास हुआ, उस जापान के विकास में कुछ चीजें, कुछ परिस्थितियों ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। कहता है अग्रेसिव नेशनलिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जापानीज डेवलपमेंट। जापान के विकास में अग्रेसिव नेशनलिज्म ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। अगर आप बुक की लाइनों को देखें तो बुक में क्लियर लिखता है कि अगर ऐतिहासिक परिस्थितियों ने दोनों को आजाद और आधुनिक तो बनाया, मॉडर्न तो बनाया, लेकिन जो जापान था, जापान अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा और अपनी परंपरा, जो परंपरागत उनके पास स्किल्स थी, जो उनकी अपनी प्राचीनतम पद्धति थी, उसके साथ उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखी। मतलब वेस्टर्न कल्चर से और जापानीज ट्रेडिशनल स्किल्स दोनों एक दूसरे के साथ क्या हुए, कनेक्टेड रहे, डेवलपमेंट, और जिससे जापान विकास किया। तो जापान के विकास में दोनों के साथ का कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण रहा। अब कहता है कि अगर बात करें कुलीन वर्ग, एलिट क्लास के नेतृत्व की, तो जापान में लोगों ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड की, डेमोक्रेटिक शासन की डिमांड की, और उसके लिए उन लोगों ने कहा कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होनी चाहिए, डेवलप कंट्री होनी चाहिए, और तभी हम विकास करेंगे जब हम लोकतंत्र की परंपरा को फॉलो करें, एक्सेप्ट करें। और ये जो उनके मन में ये बात आई, वही अग्रेसिव नेशनलिज्म को डेवलप किया। ये दो चीजों को समझने में महत्वपूर्ण, जैसे आप लाइन इसमें लिखा हुआ है, क्लियर आपके बुक में एक लाइन है, बुक में आपकी एक लाइन है, जो अगर आप लाइन में बुक में देखें तो कहता है कि इट्स एलिट ड्राइवन मॉडर्नाइजेशन generated an aggressive nationalism helped to sustain a repressive regime that stifled dissent and demand for democracy and established a colonial empire that left legacy for hatred in the region as well as destroyed the internal development। कहता है कि एक तरफ तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री की मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हमें हमारे ऊपर विदेशी शक्तियां, इंपीरियल पावर हमारे पर शासन न कर सके, इसके लिए भी वो प्रतिबद्ध है, इसके लिए भी वो क्या है, तैयार है। तो दोनों चीजें जापान बड़े ही चतुराई के साथ, जापान क्या कर रहा है, जापान के मॉडर्नाइजेशन की दो चीजें हैं। पहला कहता है वो कि वो कहते हैं कि वी हैव टू लर्न
our traditional skill, and we also what hate imperial power. इंपीरियल पावर, आपको याद होगा सेम चीज इंपीरियल पावर की बात चाइना में करता है, और चाइना जब कहता है कि इंडिया, वाई दे हेटेड इंडिया, कहते हैं इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो इस इंडिया कंपनी से पराजित हो रही है, न कि किसी कंट्री से। समझ रहे मेरी बात? तो ये चीजें जापान में भी है। वो एक तरफ इंपीरियल पावर के अगेंस्ट है, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमें ट्रेडिशनल अपने जो स्किल्स है उसको बना कर रखेंगे। जापान उसको बना के चलने में सफल रहा, इसलिए जापान डेवलप हो गया, और चाइना इसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाया। इसलिए चाइना आज भी डेवलपिंग कंट्री में है, लेकिन फिर भी जापान के साथ चलते हुए उसने एक मुकाम, एक ऊंचाई प्राप्त कर ली है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। मेरी बात समझ में आ रही सबको? ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है आपका जापानीज, एक मिनट बेटा, जापानीज, ओके, जापान्स प्रोग्राम फॉर मॉडर्नाइजेशन was carried out in environmental dominated by Western imperial powers, while it's imitated them, it also attempted to find its own solution. Japanese nationalism hoped to liberate Asia from Western domination. For others, these ideas justified building an empire. Okay, my dear, in this paragraph, author want to clarify you कि किस तरीके से जापान में अपने आधुनिक होने के लिए, मॉडर्न होने के लिए किस प्रावधान, किस तरीके को इस्तेमाल किया, किन चीजों को जापान ने अडॉप्ट किया डेवलप्ड कंट्री होने के लिए। तो नेक्स्ट पैराग्राफ आप ध्यान से देखें तो कहता है कि जापान का आधुनिकीकरण ऐसे वातावरण में हुआ जहां पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों का प्रभुत्व था। एक तरीके से इंपेरियलिस्ट देश में आते थे। जापान पहला तो उन इंपीरियल पावर से उसको फेस करना था, इंपीरियल पावर से उसको लड़ना था। तो कहता है कि जापान का विकास उस अवस्था में हुआ जब जापान के सामने उपनिवेशवादी शक्तियां खड़ी थी, जैसे ब्रिटेन, जैसे अदर। बुक में देखिए क्लियर लिखता है कि जापान्स प्रोग्राम ऑफ मॉडर्नाइजेशन वाज कैरिड आउट इन एन एनवायरमेंटल डोमिनेटेड बाय वेस्टर्न इंपीरियल पावर्स, व्हाइल इट द imitated them, it also attempted to find its own solutions. जापान ने क्या किया? ये जानते हुए भी जापान ये अच्छे से जान रहा था कि हमें उस स्थिति में अपना विकास करना है जब विदेशी शक्तियां हमारे ऊपर हावी हैं। तो वो क्या करता है? कहते हैं कि आपका बुक लिखता है कि जापानी राष्ट्रवाद पर इन मजबूरियों का प्रभाव पड़ा। जहां एक और जापान एशिया में पश्चिम से आने वाली इंपीरियल पावर का विरोध कर रहा था, वो ये चाह रहा था कि जापान किसी भी तरह से पश्चिमी शक्तियों का गुलाम न बने, वेस्टर्न पावर अपने जो शक्ति है वो जापान के ऊपर थोप न दे। इट मीन्स आई मीन टू से दैट कि जापान वॉज मच अवेयर दैट इंपीरियल पावर कैन नॉट इम्पोज देयर ओन कॉलोनी ऑन देम, अपनी उपनिवेश उनके ऊपर थोप न दें। इस बात से जापान पूरी तरीके से क्या था? अवेयर था। साथ ही साथ जापान ने अपने लोगों को क्या किया? अपने देश के निर्माण के लिए, अपने राष्ट्र के विकास के लिए जागरूक बनाया। लास्ट लाइन देखिए, कहता है कि while many Japanese hope to liberate Asia from Western domination,
For other, these ideas justified building an empire. एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि हम किसी भी शक्ति, किसी विदेशी शक्ति का उपनिवेश न बने, तो दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि हमें अपने उपनिवेशों को विदेशों में स्थापित करना चाहिए, हमें कॉलोनियल एम्पायर बनानी चाहिए, हमें अन्य राज्यों को जीतना चाहिए. वी हैव टू एक्सपेंड आवर बाउंड्री. ओके, वी हैव टू एक्सपेंड आवर बाउंड्री. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जापानीज दे वर मच अवेयर दैट हाउ दे बिकम डेवलप्ड. वो उस चीज से बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि किस तरीके से अपना विकास करेंगे. इन द प्रीवियस टॉपिक व्हेन आई डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ जापान, द मेजी रेस्टोरेशन एंड सच टाइप ऑफ अदर्स, आई टॉट यू दैट कि जापान में कई सारे फिलोसफर्स के मैंने नाम लिए, कई सारे लोगों की मैंने बातें की जो ये सोच रहे थे कि जापान अपनी परंपराओं को एडॉप्ट करते हुए, अपनी परंपराओं से म्यूचुअल अंडरस्टैंड बनाते हुए वेस्टर्न चीजों को एडॉप्ट करें. ये चीजें हमने आपसे कई बार डिस्कस की. अब इसके बाद की लाइन देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, आपके बुक में है. नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड डेली लाइफ was not just a question of the reviving the traditions or tenaciously preserving them, but rather of the creatively using them in new and different ways. For instance, the Meiji school system, model on European and American practices, introduced the new subject, but the curriculum's main objective was to make loyal citizen. A course on moral that stressed loyalty to the emperor was compulsory. My dear, यहाँ ध्यान से देखिए, कहता है यहाँ यह उल्लेख करना बहुत ही जरूरी है कि सामाजिक और राजनीतिक संभावनाओं के सुधार और डेली लाइफ को बदलने के लिए केवल परंपराओं को पुनर्जीवित करना ही आवश्यक नहीं था, या केवल ट्रेडिशनल थिंग्स को ही इंप्रूव किया जाए ये जरूरी नहीं था. जापान एस्टैब्लिश अ न्यू टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम. I was also discussed the Meiji Restoration. When I taught you about the Meiji Restoration, it was discussed by me that in the Meiji Restoration, Meiji school was established. The Meiji school was based on the Western school system. कहता है कि पश्चिम के स्कूलों की तरह ही मेजी का स्कूल सिस्टम एडॉप्ट किया गया. इससे क्या हुआ, जापान की पूरी शिक्षा व्यवस्था एक नए तरीके से डेवलप हुई. इसमें दो तीन चीजें महत्वपूर्ण थी. जापान मोरल एजुकेशन के लिए लोगों को, अपने सिटीजन्स को ट्रेन कर रहा था. जापान इंपरर के प्रति लॉयल्टी की बात कर रहा था. इंपरर के प्रति क्या हो, एवरी सिटीजन शुड बी लॉयल. किसके, बिफोर द इंपरर, अपने इंपरर के प्रति क्या होना चाहिए, लॉयल्टी. ये लॉयल्टी किसके प्रति, इंपरर के प्रति. मोरल एजुकेशन और अग्रेसिव नेशनलिज्म. अग्रेसिव नेशनलिज्म हमने आपको, आई होप यू हैव रिमेंबर दैट आई टॉट यू अबाउट द इंपरर सिस्टम इन जापान. मैंने आपको इंपरर सिस्टम इन जापान बताया था, और मैंने इंपरर सिस्टम इन जापान में मैंने कहा था कि देयर वर द थ्री मेन कैरेक्टर इन द इंपरर सिस्टम. फर्स्ट दैट was Japanese emperor, second that was army, and third that was bureaucrats. The three who controlled whole Japan: bureaucrats, army and emperor. अब सेना राजा के नाम से अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करना चाहती थी, बाहर के देशों को जीतना चाहती थी.
नए नए इंपीरियल कॉलोनीज बनाना चाहते थे जापान की, और ऐसा हुआ भी। इन द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास इट वाज डिस्कस बाय मी कि कितने जगहों पे जापान ने अपनी कॉलोनी बनाई। मैंने चैप्टर की शुरुआत में आपसे कहा था कि 1895 में ताइवान, 1910 में कोरिया, और फिर 1905 में रूस, और 1894 में चीन जैसी शक्तियों को जापान ने पराजित किया, अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड किया। फर्स्ट पेज पे देखिए, चैप्टर के स्टार्टिंग में देखिए, द 4 डेट दैट वाज गिवन 1894, 1910, 1895 एंड 1905, रूस, चाइना, कोरिया एंड चीन। तो कहता है इन क्षेत्रों को जापान ने जीता। इट मीन्स आर्मी, the aggressive nationalism play a very important role to expand the Japanese boundary. ये जापान की बाउंड्री को बढ़ाने में आर्मी का रोल। अब ब्यूरोक्रेट्स, हाउ ब्यूरोक्रेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप जापान? द इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंटरनल पॉलिटिक्स, द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशंस दैट वाज द क्रिएटेड आर डेवलप्ड बाय द न्यू वे बाय दी, उनके द्वारा बनाए गए। तो यही कहता है आपका बुक, कहता है बुक में क्लियरली चीजों को बताता है, कहता है कि किस तरीके से। बुक देखिए, तो बुक में कहता है वहां पे देखिए पॉइंट देखिए, कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोशल एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड डेली लाइफ वाज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन फॉर द रिवाइविंग द ट्रेडिशंस और द टेंशियसली द प्रिजर्विंग देम, बट रेदर ऑफ द क्रिएटिवली यूजिंग देम इन ए न्यू डिफरेंट वे। कहता है कि केवल पुरानी परंपराओं को बचा के रखना या उसे प्रिजर्व करना एक बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उसे एक नए तरीके से जापान के विकास में यूज करना एक बड़ी चीज थी। और इसीलिए जापान ने क्या किया, इसीलिए जापान ने अपने नागरिकों को एक योग्य नागरिक बनाया। आई मीन टू से दैट जापानीज दे ट्रेन देयर सिटीजंस एज द एबल सिटीजंस। द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाज established in Japan the huge amount, बड़े पैमाने पे जापान में ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप था उसको डेवलप किया गया। जापान में इंग्लैंड के प्रति लोगों की लॉयल्टी बनाई गई। जापान में अपने नागरिकों को पश्चिमी शिक्षा की तरह ही जापान में एक शिक्षा प्रणाली डेवलप की गई, मेजी एजुकेशन सिस्टम, और उसको बच्चों को बताया गया, जिसमें उन्हें अपने सम्राट के प्रति लॉयल बनने की बात की गई, अपने देश के प्रति लॉयल बनने की बात की गई। मोरल एजुकेशन उनमें कूट कूट के भरा गया और कहा गया कि ये चीजें आप परिवार के प्रति भी रखें, परिवार में भी आपकी ये चीजें होनी चाहिए, मतलब फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली को आप सम्मान दें। तो दीज द बेसिक डेवलपमेंट, आई मीन टू से दैट इज द सोशल कल्चरल डेवलपमेंट दैट वाज abandoned in the Japanese people, so that's why Japan became powerful that era, उस समय। I think you are all aware of that in India. Railway first time introduced in 1853. 1853, am I right? Yes, 13th April 1853. That was the time when railway introduced in India. But nowadays, the speed of our railway, that is 120, or in 21st century, we reach the high-speed train, bullet train line. But we are working on still. But in Japan, in 1963, they used the Shinkansen, that was the bullet train. It means they were much familiar with the technology. हम धीरे धीरे डेवलप हुए, उन्होंने अपने को तेजी से विकसित किया। I hope you are getting understand what I am saying. Why Japan became powerful? Why Japan became the economical power? Why we call that Japan is the developed country in Asia? You know, Japan is the first country who developed in Asia. आपको पता है ये बात है? That is the very important thing you have to understand. I will read this. Okay. अब कहता है आगे कि American practices introduced new subject, but the curriculum's main objective was to make loyal citizen. A courses on moral that stress the loyalty to the emperor was compulsory. Similarly, change the family or daily life, so how the foreign and the indigenous ideas were brought together to create something new. कहता है कि ये चीजें जापान को डेवलप कंट्री के रूप में बदल रही थी, नए स्वरूप में ला रही थी।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।